ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਫੇ ਸਿੰਘ ਰਾਠੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ हरियाणा विधान सभा बारे? मैं तो जम्मू साहब आपको यही कहूंगा कि हरियाणा में किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की सुनियोजित तरीके से पहली बार हत्या की घटना सामने आई है। यानी कि नफे सिंह राठी जो 2 बार विधायक रहे और 2 बार वो बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रहे और फिर वो न केवल टिकट के दावेदार थे बल्कि बहादुरगढ़ से इनेलो के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर माने जाते थे, उनको अभिवादन के बहाने गाड़ी रुकवा कर करीब 40-50 गोलियां दागी गई। उनकी गर्दन पर, कमर पर और घुटने पर उनको गोलियां लगी हैं। और उस समय उनके साथ गाड़ी में उनके 3 पार्टी के कार्यकर्ता भी थे, उन तीनों को भी गोली लगी है, जिनमें से एक जय किशन की मौत हो गई है और 2 लोगों की अभी अस्पताल में भर्ती हैं, इलाज चल रहा है, हालत गंभीर है। हमलावर जो थे वो एक गाड़ी में उनका पीछा करते हुए आए थे, रेकी उन्होंने की हुई थी, बराही फाटक पर गोलियां मारी गई और साथ ही ड्राइवर को यह भी कहा गया कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं, गोली नहीं मार रहे हैं, आपकी हत्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप परिवार को जाके बता सकें। तो विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर अपोजिशन पार्टियों की तरफ से हंगामा हुआ और सरकार ने इस मामले की जांच के लिए जम्मू साहब एसआईटी का गठन किया था। भाजपा के पूर्व विधायक नरेश कौशिक और कुछ और लोगों के खिलाफ, करीब 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। झज्जर के एसपी का कहना है कि हम हमलावरों को जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। सीसीटीवी फुटेज से वो चेहरे सामने आ गए गाड़ी में, क्योंकि उन्होंने अपना चेहरा ढका हुआ नहीं था, तो जल्दी ही गिरफ्तारी की बात की गई है। लेकिन विधानसभा में विपक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं था कि पुलिस की 5 टीमें बना दी गई हैं, आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। सड़क जाम थी बाहर और अंदर हंगामा था। ऐसी सूरत में गृह मंत्री अनिल को ये कहना पड़ा कि अगर विपक्ष की इसी बात से संतुष्टि होती है कि मामला सीबीआई को दिया जाए, तो हम इस मामले की जांच सीबीआई को दे रहे हैं। उधर जो इनेलो के जो प्रधान महासचिव हैं अभय सिंह चौटाला, वो बहादुरगढ़ में मौजूद थे। उनके अंतिम संस्कार पर परिवार का यह कहना था कि जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं किए जाएंगे वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन लोगों को समझाने बुझाने पर अंतिम संस्कार हो गया और अंतिम संस्कार के मौके पे जम्मू साहब जितनी बहादुरगढ़ की भीड़ उमड़ी, उससे आप हम ये समझ सकते हैं कि लोगों में रोष था कि इस तरह की हत्या की घटनाएं अगर सरेआम दिन दहाड़े होंगी तो कौन सुरक्षित रहेगा। अब ये मामला सीबीआई को जांच के लिए दे दिया गया है। देखते हैं जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है वो दोषी पाए जाते हैं कि नहीं, जांच में आरोपी होंगे, उनकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने खुद कहा है कि दोषी चाहे भी हो, जो भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। सभी लोगों की गिरफ्तारियां होंगी जो भी इस मामले में लिखते। तक्षक जी, 2 मामलों को लेकर काफी हरियाणा विधानसभा में रसाकशी हुई। एक मामला तो जमुना का पानी राजस्थान को देने का था, उस पे पहले बात करें, दूसरे पे बाद में बात करते हैं। जम्मू साहब, वो हथनीकुंड बैराज से मुख्यमंत्री ने आज स्पष्ट किया विधानसभा में कि हम जो हमारे पास बारिश का फालतू पानी होगा वही हम राजस्थान को देंगे। इस मामले को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन हो चुका है राजस्थान और हरियाणा के बीच में। हरियाणा के कांग्रेस के विधायकों का आज, चूंकि हुड्डा साहब तो मौजूद नहीं थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में ये सारी कमान जो है किरण चौधरी मैडम और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने संभाली। उन्होंने सरकार पर हमला किया गया। हरियाणा को पंजाब एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं है। हरियाणा जो दक्षिण हिस्सा है हरियाणा का, वो सिंचाई के पानी से वंचित है। रोज हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल का पैदावार ली जा सकती है, लेकिन पानी के अभाव में ये पैदावार किसान नहीं ले पा रहे हैं। जब हरियाणा के पास सिंचाई के लिए पानी नहीं है तो हरियाणा राजस्थान को पानी क्यों दे रहा है, और इसी मुद्दे पर एमओयू साइन क्यों हुआ। कांग्रेस के विधायक नाराज थे। उनका ये कहना था कि जब हमारे पास पानी नहीं है, महेंद्रगढ़ सूखा हुआ है, भिवानी सूखा पड़ा है, दादरी सूखा पड़ा है, गुड़गांव का पानी 200-250 फुट तक नीचे चला गया है, तो राजस्थान के साथ एमओयू साइन क्यों किया। मुख्यमंत्री की इसमें स्पष्टीकरण ये था कि हमने बारिश का जो फालतू पानी होगा वही हम राजस्थान को देंगे। लेकिन जो पूर्व मंत्री किरण चौधरी हैं,
वो इससे सहमत नहीं थी। उन्होंने कहा जब एमओयू साइन हो गया है तो राजस्थान को पानी देना पड़ेगा। इधर जो पाइप दबाए जाएंगे, जो बेस होगा पानी से, वहां पाइप अगर दब जाएंगे राजस्थान पानी लेने में, फिर राजस्थान को दिक्कत कहां आएगी। आप ये नहीं कर सकते कि एमओयू पहले साइन करें और बाद में कहें हम देखेंगे कि फिजिबिलिटी है कि नहीं, हमारे पास पानी की उपलब्धता है या नहीं। जो एमओयू में लिखा गया उसके मुताबिक पानी दिया जाएगा। और यही जो है हरियाणा के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि हमारे पास पीने के पानी की कमी है, सिंचाई के पानी की कमी है। ऐसी सूरत में राजस्थान के साथ एमओयू साइन करना जायज नहीं। तक्षक जी, जो लास्ट ईयर जो फ्लड आए थे पंजाब में, तो पंजाब सरकार ने भी हरियाणा को और राजस्थान को पानी लेने के लिए कहा था। तब तो दोनों स्टेटों ने पानी नहीं लिया था हड़ों का। तो हरियाणा में जब हड़ आएंगे, जब हरियाणा का पानी कैसे वो राजस्थान को देंगे? देखिए सर जम्मू साहब, ये उनका ये कहना था कि जब हमारे पास फालतू पानी होगा बारिश का और हमें लगेगा कि ये पानी राजस्थान जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि बारिश का पानी जब फालतू होगा उसी सूरत में राजस्थान को दिया जाएगा। सामान्य हालत में राजस्थान को पानी नहीं दिया जाएगा। और पंजाब में जब बाढ़ आई थी तो मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने कहा था कि हरियाणा को जरूरत है पानी की तो अब हमसे ले ले। तो उस समय तो हरियाणा में भी बाढ़ के हालात थे। हरियाणा और पंजाब तो बड़े छोटे भाई हैं, उनकी सीमाएं मिली हुई हैं। जहां भी बाढ़ आती है वो दोनों ही स्टेटों को प्रभावित करती है। इसीलिए शायद हथनीकुंड बैराज से जो यमुना से पानी आएगा, और अगर फालतू पानी होगा हरियाणा को उससे नुकसान होने की संभावनाएं होंगी, तब वो पानी राजस्थान को जाएगा। ये सरकार का मानना है, लेकिन अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि जब नीचे से जो पाइप दबेंगे, वो जो बेस है पानी का, धरती के पानी का, उसमें से उन्होंने पानी लेना है। तो बारिश के पानी की उनको बात कहने के लिए है, असली पानी तो धरती के नीचे हरियाणा में जो होगा वो राजस्थान जाएगा, और हम इसका विरोध करते हैं, इससे सहमत नहीं। बजट सेशन में भी ऑपोजिशन ने हाकमतर बीजेपी पे काफी सरकार पे हमले किए। वो बजट के बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए ये जम्मू साहब चुनावी बजट है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री ने देने की बात कही है। आबियाना किसानों का माफ किया है, किसानों के कर्ज का ब्याज माफ करने की बात है। लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि ये सिर्फ एक झुंझुना है, यानी कि किसानों की जो मुख्य मांग है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने की, उस बजट में कुछ भी एमएसपी को लेकर नहीं कहा गया है। भावांतर भरपाई योजना के मुताबिक भी किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि उनकी जो बाढ़ आई थी और उससे बेमौसमी बारिश से, ओले गिरने से जो फसलों को नुकसान हुआ था, उसकी स्पेशल गिरदावरी की बात थी, लेकिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और विपक्ष ने कहा कि हरियाणा सरकार पर जो इतनी उधारी हो गई है, यानी कि इतना कर्ज चढ़ गया है कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। और बजट की जहां सरकार ने बुरी बुरी प्रशंसा की, भाजपा के विधायकों ने मेजी थपथपाकर स्वागत किया, वहीं कांग्रेस का मानना था कि इस बजट में नया कुछ नहीं है, सब कुछ उधारी उधारी है। तक्षक जी, हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो चुका है। एक सीट आम आदमी पार्टी को छोड़िए, इस जो गठजोड़ हुआ है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लोकसभा के इलेक्शन में? देखिए जम्मू साहब, मैं तो ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी का अभी हरियाणा में कोई बहुत जोर शोर से उभार नहीं हो पाया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम हरियाणा में सभी 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में सक्षम है, हमें किसी पार्टी से समझौता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि पार्टी हाईकमान ने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लिया है, तो वो पार्टी के हरियाणा इकाई के सभी नेताओं को मंजूर करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। कुरुक्षेत्र की सीट जो थी वो भारतीय जनता कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ दी है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो पहले राज्यसभा के सदस्य थे। अब की बार आम आदमी पार्टी ने उनको दिल्ली से राज्यसभा में नहीं भेजा है, तो जाहिर है कि उनको कहीं से चुनाव लड़ाना था। समझौते में एक सीट कुरुक्षेत्र की चली गई है। पर मैं समझता हूँ 1 और 1 11 होते हैं। अगर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गठजोड़ बनता है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसमें कांग्रेस को फायदा होने की उम्मीद है। क्योंकि इस समय कांग्रेस के पास हरियाणा से कोई सीट नहीं है। भाजपा सभी 10 सीटों पर
अपने उम्मीदवारों को पिछली बार जितवाया था और अब भी वो ये दावा कर रही है कि हम सभी 10 सीटें जीतेंगे। ऐसी सूरत में दोनों पार्टियों का जो गठबंधन है वो कितना फायदेमंद होगा ये तो लोकसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन जम्मू साहब हम देख चुके हैं कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठजोड़ हुआ था उससे मेयर की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की चंडीगढ़ सीट जो है वो कांग्रेस को देने का फैसला किया है। तो मैं समझता हूं कि ये समझौता मजबूरी का है। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी को हाथ मिलाना पड़ा है, लेकिन पंजाब में दोनों ही पार्टियों को लगता है कि हम मिलकर लड़ेंगे तो फायदा नहीं होगा, हमें अलग अलग किस्मत आजमानी चाहिए और पंजाब में इसीलिए फैसला नहीं हुआ। हिमाचल की अगर आप देखें तो हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है। उन्होंने सभी 68 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सभी की जमानत जब्त हुई और आम आदमी पार्टी को हिमाचल में पंजाब के साथ लगे होने के बावजूद एक भी सीट नहीं मिली थी, इसलिए वहां कोई समझौता नहीं हुआ। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए समझौता हुआ है, गोवा के लिए समझौता हुआ है। तो पार्टी ने शायद कांग्रेस ने ये अंदाज लगाया होगा कि समझौता करके लड़ने में हम भाजपा का ठीक से मुकाबला कर सकते। ਤਖਤ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि मुख्य अपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है उन्होंने कहा अगर वो दिल्ली जाना चाहते हैं किसान अपनी मांगों को लेके, और ये आंदोलन जो केंद्र सरकार ने वादा किया था जम्मू साहब कि हम एमएसपी लागू करेंगे, किसानों पर पिछले आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो वापस लेंगे, मृतक किसानों के परिवारों को मदद करेंगे। अब किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर जो आंदोलन शुरू किया था वो दिल्ली जाने के लिए किया था ताकि केंद्र सरकार को बता सकें कि आपने जो हमसे समझौते के तहत वादे किए थे वो केंद्र के तीनों कृषि कानून तो वापस हो गए, लेकिन बाकी मांगे अभी भी ज्यों की त्यों खड़ी हैं। केंद्र सरकार को चेतावनी देने के लिए वो दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन आपको पता है हरियाणा सरकार ने सड़क पर ऐसे बैरिकेड्स लगाए, भारी संख्या में पुलिस बल खड़ा किया, सड़कों पर कीलें ठोक दी गई और एक किसान शुभकरण सिंह की मौत हो गई। आज एक और खबर आई कि प्रीतपाल सिंह की मौत हुई है। एक की तो गोली लगने से मौत हुई, अब तक 7 किसान इस आंदोलन में मारे जा चुके हैं, 200 से ज्यादा जख्मी हुए, इतनी ब्रूटैलिटी हुई है। हाँ जी, उन्होंने पंजाब सरकार ने कहा भी है कि हरियाणा की पुलिस की हिरासत में जो किसान हैं जो जख्मी हैं उनको पंजाब को सौंपा जाए। उनका ये भी आरोप था कि हरियाणा पुलिस ने पंजाब की सीमा में घुसकर किसानों के साथ ज्यादती की है। किसान शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन चलाते हुए दिल्ली जाना चाहते थे, उनको रोकना नहीं चाहिए था। अब किसानों का आंदोलन कुछ दिन के लिए शायद रुका हुआ है और आगे लगता है कि अगर मांगे नहीं मानी गई, या जो अंधेर साहब है किसान नेता वो कहते हैं कि आंदोलन अभी स्थगित नहीं किया हमने, हम केंद्र सरकार से बातचीत की उम्मीद रखते हैं और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन जारी रहेगा। सो तक्षक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया।